अपने पूरे क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में मैंने ऐसा बहुत कम देखा। जब किसी एक मर्डर केस में गिरफ्तारी हुई, इसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई, फिर अदालत में मुकदमा चला, फिर अदालत का फैसला आया, 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो गई, तीनों जेल में हैं, और इस पूरी इंसिडेंट, पूरे वारदात को 3 साल 8 महीने बीत जाते हैं। उम्र कैद की सज़ा मिले हुए भी 8 महीने गुजर चुके हैं। 3 साल 8 महीने बाद किसी मर्डर केस के और 8 महीने बाद किसी को उम्र कैद की सज़ा देने के, अचानक उसी मर्डर केस को लेकर लोग सड़कों पर उतर आते हैं और मांग किया कि उसे इंसाफ दिया जाए। अब इस मांग के साथ सवाल ये उठता है कि 3 साल 8 महीने पहले जो मर्डर हुआ और जिसके लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन तीनों को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दे दी, तीनों जेल में हैं, तो अब कौन सा इंसाफ की बात कर रहे हैं हम? क्या इंसाफ चाहिए? और अगर ये इंसाफ नहीं हुआ तो फिर सवाल उठेगा कि जो 8 महीने पहले कोर्ट ने 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी, क्या उनको गलत फैसला सुनाया गया? क्या उन्हें गलत सज़ा दी गई? और 3 साल 8 महीने बाद अब ये आवाज़ क्यों उठ रही है? पूरी चार्जशीट में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं जिस शख्स का जिक्र नहीं, 3 साल 8 महीने बाद अचानक ये आवाज़ उठती है कि उस मर्डर केस में एक बहुत बड़ा शख्स, एक वीवीआईपी शामिल था, जिसे उत्तराखंड पुलिस ने, पावर ने, पॉलिटिशियन ने बचा लिया। और अब 3 साल 8 महीने बाद सिर्फ एक ऑडियो और एक वीडियो सोशल मीडिया पर आता है और पूरे उत्तराखंड में, देहरादून से लेकर अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। और इसमें पूरा जेनजी जो है वो भी शामिल है। हाल के वक्त में उत्तराखंड में इस तरह के विरोध प्रदर्शन नहीं हुए जो बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में हो रहा है। यहाँ तक कि देहरादून में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के दफ्तर के बाहर भी घेराव हुआ। और अब तो यह है कि 11 जनवरी को पूरे उत्तराखंड को बंद रखने का ऐलान किया गया। तो आखिर क्या हुआ ऐसा 3 साल 8 महीने बाद? ये कहानी अंकिता भंडारी केस की है, जो अब तक मैंने सारी बात की। 3 साल 8 महीने पहले 18 सितंबर 2022 की तारीख थी जब अंकिता भंडारी ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट से गायब हो गई। इस रिजॉर्ट में वो सिर्फ 20 दिन पहले आई थी नौकरी के लिए। गायब हो गई। उसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। 18 सितंबर की रात वो गायब हुई थी। 19 सितंबर को रिपोर्ट लिखी गई और 24 सितंबर को उस रिजॉर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक नहर से अंकिता भंडारी की लाश मिली। लाश मिलने से पहले ही 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक वो लड़का था जिसका ये गेस्ट हाउस था, उसके फादर का, और जो उसके फादर थे वो बीजेपी के एक नेता थे, विनोद आर्य। उनका बेटा पुलकित आर्य, जिसने कुछ वक्त पहले नया नया रिजॉर्ट ऋषिकेश में खोला था, एक बहुत ही सुनसान जगह पर, जिन्हें शांति की तलाश होती है उनके लिए अच्छी जगह थी। तो विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने यह खोला था। पुलकित आर्य और उसके 2 दोस्तों को बाद में गिरफ्तार किया उत्तराखंड पुलिस ने और फिर इन्हीं तीनों के ऊपर चार्जशीट बनाई गई और कहा यह गया कि ये तीनों अंकिता भंडारी से कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मांग रहे थे। उन्होंने उसके साथ बदतमीजी भी की और उसने इनकार किया, तो फिर उन्होंने मार दिया। और इसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई, तीनों गिरफ्तार हुए और फिर कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सज़ा दे दी और ये तीनों अभी जेल में। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। 24 सितंबर 2022 को लाश मिली थी और मई 2025 में, मई 2025 में कोर्ट ने इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई अंकिता भंडारी मर्डर केस में। तो अब 3 साल 8 महीने पहले मर्डर, 8 महीने पहले कोर्ट का फैसला, कायदे से ये केस खत्म, दी एंड। लेकिन अचानक 29 दिसंबर को ये केस, अंकिता भंडारी मर्डर केस, एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। क्यों? 29 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो आता है। इस वीडियो में एक महिला ये दावा करती है कि अंकिता भंडारी के असली कातिल एक वीवीआईपी नेता है, बड़े कद के, ऊंचे कद के। कई जगह पे नाम सोशल मीडिया में आ भी चुका है। अब मैं इस वक्त इसलिए नाम नहीं ले सकता कि कल ही, यानी कि 7 जनवरी
वेंसडे बुधवार का दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस वीवीआईपी का नाम लेने पर मीडिया में रोक लगा दी है, क्योंकि ये खुद वीवीआईपी नेता जो उत्तराखंड के कभी प्रभारी रहे, प्रभारी शब्द का इस्तेमाल खुद मुख्यमंत्री धामी बार बार कर रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो कोर्ट पहुंच गए थे कि सोशल मीडिया पर उनका नाम आ रहा अंकिता भंडारी मर्डर केस से जोड़कर, तो और ये गलत है। और उन्होंने कई करोड़ के मानहानि के मुकदमे दायर कर दिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी पर, सोशल मीडिया पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी अंकिता भंडारी मर्डर केस से जोड़कर इनका नाम नहीं लेगा। तो इसीलिए मेरी मजबूरी है, नाम लूँगा नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं, शायद ये नाम बहुत जगह पर आ चुका है। और कमाल तो ये है कि जब कोर्ट का ये फैसला आया तो जो उनके वकील हैं वीवीआईपी नेता, वो वकील मीडिया से बात कर रहे हैं, कैमरे पे बाइट दे रहे हैं, और बाइट देते वो बता रहे हैं कि उनका केस और कोर्ट ने ये फैसला दिया, वो खुद नाम ले रहे हैं। तो मैं अपनी ज़ुबान से नाम लूँ, उससे अच्छा जो वकील साहब ने कहा, कम से कम वकील साहब कानून के जानकार, और वही नाम ले रहे हैं। तो वो वाला हिस्सा आपको सुना देता हूँ, फिर कहानी से आगे बढ़ता हूँ। पर मैं उन वीवीआईपी वो प्रभारी साहब का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है। तो ये वकील साहब, उन्हीं वीवीआईपी के वकील साहब, वो क्या कह रहे हैं ये सुनिए। श्री दुष्यंत गौतम जी, जो कि पिछले 5 दशक से सार्वजनिक जीवन में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, एक कुंठित प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा था कि उनके मान सम्मान पर धब्बा लगाया जाए, और बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के। आज उच्च न्यायालय ने हमारी दलीलें सुनने के बाद एक आदेश पारित किया है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्रू इट्स प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आम आदमी पार्टी थ्रू इट्स कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को निर्देशित किया गया है कि ये जो डेफेमेटरी पोस्ट है, इनको तुरंत अपने ऑफिशियल हैंडल से हटाएं, और आगे भी ऐसा कोई आपत्तिजनक, मानहानि वाला पोस्ट नहीं डालेंगे, ये भी निर्देशित किया है। तो आपने सुन लिया, मैंने कोई नाम नहीं लिया, वकील साहब खुद अपने मुवक्किल के बारे में बता रहे हैं। अब सवाल ये, हाईकोर्ट क्यों पहुंची? मतलब अचानक सोशल मीडिया पर नाम आता है, ये हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं रोक लगाने के लिए। उत्तराखंड के सबसे ताकतवर शख्स, यानी कि वहाँ के सीएम, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सफाई देते हैं, वहाँ की पुलिस सफाई दे रही है। तो ये क्यों? अगर कुछ है ही नहीं, कोई चिंगारी नहीं है, तो कोर्ट से लेकर सरकार तक सभी इन वीवीआईपी नेता के सपोर्ट में सफाई क्यों दे रहे हैं? भाई पुलिस को अपना काम करने दीजिए, लोग मांग कर रहे हैं, सीबीआई को जांच दे दीजिए, सीबीआई को दे दीजिए। बट आप उससे पहले जांच हो, जांच से पहले जांच की रिपोर्ट आए, और आप सीधे सीधे सफाई दे रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं। कोई सरकार किसी को क्लीन चिट कैसे दे सकती है? वो, उसके पास पावर नहीं है, वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं, ये काम पुलिस का है, जांच एजेंसी का है। लेकिन यहाँ ये हो रहा उत्तराखंड, और इसीलिए लोग सड़कों पर हैं, और 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद करने का ऐलान किया गया। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें। अब कहानी 29 दिसंबर को अंकिता भंडारी, जो 3 साल 8 महीने पहले केस खत्म हो चुका, दोबारा जिंदा क्यों हुआ? अब ये पूरी कहानी और असल में है क्या इसके पीछे, वो सच्चाई आपके सामने पेश है। 29 दिसंबर को एक महिला अचानक सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालती हैं, और उसमें ये दावा करती हैं कि एक वीवीआईपी नेता जो है अंकिता भंडारी के मर्डर केस से वो जुड़ा हुआ है। इन महिला का नाम है उर्मिला सनावर। उर्मिला सनावर एक एक्ट्रेस हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो हरिद्वार से बीजेपी के एक्स एमएलए की सेकंड वाइफ। हालांकि उर्मिला सनावर को लेकर बहुत सारी और बातें होती हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उनका ये वीडियो आया। इस वीडियो के बाद वो एक ऑडियो डालती हैं, और उस ऑडियो के ज़रिए, ये जो ऑडियो और वीडियो अगर आपने सुना है, उसमें ये साफ साफ है कि असल में ये वीवीआईपी नेता, उत्तराखंड के प्रभारी, इनको 19 सितंबर 2022 को उसी रिजॉर्ट में आना था जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। तो हुआ ये कि
उन्होंने कुछ स्पेशल या एक्स्ट्रा सर्विसेज की डिमांड रखी कि हमारे यहाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलेगा। तो वहाँ के जो लोग थे, जो ओनर पुलकित भंडारी बल्कि पुलकित आर्य, इन लोगों ने अंकिता से बात की और कहा कि एक वीवीआईपी आ रहे हैं और उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी है। अंकिता ने मना कर दिया और ये इनकार ही अंकिता की मौत की वजह बनी। ये ऑडियो और वीडियो की कुल लबोलवाब कुल कहानी ये है, जिसकी वजह से ये दोबारा अंकिता भंडारी का मर्डर केस सुर्खियों में आ गया। तो अब सब सफाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी को आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस से पहले ये बताना पड़ रहा है, पता नहीं क्या मजबूरी है, कि 10 सितंबर से लेके 20 सितंबर, 18 सितंबर को अंकिता भंडारी गायब हुई थी, 19 सितंबर को इन वीवीआईपी को वहाँ पहुँचना था। तो चीफ मिनिस्टर का कहना है कि 10 सितंबर से लेके 20 सितंबर 2022 तक ये वीवीआईपी नेता, ये प्रभारी, जिनका नाम अभी वकील साहब ने बताया, उत्तराखंड में ही नहीं थे। अब भाई ये नया मामला उठा है, एसआईटी आपने बनाई है उस इल्ज़ाम पे जांच करने के लिए, बाकी चीज़ें आ जाएंगी, एसआईटी पर छोड़ दीजिए ना। आप अचानक बिना जांच शुरू हुए खुद आकर मीडिया से ये आप बात कर रहे हैं कि वो तो थे ही नहीं, आप ही क्लीन चिट दे रहे हैं। पुष्कर धामी जी ने जो कहा वो भी आप सुन लीजिए। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हम किसी जांच से कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमें जो जांच की आवश्यकता पड़ेगी हम वो सब जांच करवाने को तैयार है। आपको पता है पिछली बार छात्रों का मामला आया था, तो छात्रों के मामले में हमें लगा कि भाई 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए और सच में छात्रों को लग रहा था कि कोई इसमें गड़बड़ है, क्या है। तो हम गए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पेपर आ गया, बाहर आ गया, एक बात थी, तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो हमने सीबीआई जांच की संस्तुति करी और उसके बाद पूरी कमेटी बैठा ली। कमेटी बैठाने के बाद हमने उस परीक्षा को भंग भी कर दिया। इसमें भी अब जिन्होंने शिकायत करी है उस अगर वो उनकी मंशा अगर साफ है, वो न्याय दिलाना चाहते हैं, हम भी न्याय दिलाना चाहते हैं। हमारी बेटी है, हमने न्याय के लिए ही उसके लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन भी आरोपी तीनों के तीनों जेल से बाहर नहीं आ पाए, एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आए। अब कोई सीएम जांच से पहले ही अगर अपने लोगों को इस तरह से सफाई देकर बेगुनाह साबित कर दे, सर्टिफिकेट दे दे, तो फिर इसे क्या कहें, ये आप तय कीजिए। खैर, तो ये ऑडियो वीडियो आया जिसमें यह था कि एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी है, अंकिता भंडारी ने इनकार किया और अंकिता भंडारी की मौत की वजह ये वीवीआईपी नेता बन गए। ये पूरी कहानी है, ये सोशल मीडिया पे ऑडियो वीडियो आया जिसकी वजह से 3 साल 8 महीने बाद अंकिता भंडारी केस दोबारा जिंदा हो गया। अब सवाल ये कि हुआ क्या था, इस इल्ज़ाम को हटा दीजिए, फैक्ट्स पे बात करते हैं। और अगर ये वीवीआईपी नेता ही जिम्मेदार, तो फिर जो बाकी 3 लड़कों को उम्र कैद की सज़ा मिली उनका रोल क्या था। तो पूरी कहानी जो है, कुछ लोगों से मैंने बात की, पुलिस ऑफिशियल से बात की, और पहले जो मैं जब ये स्टोरी हुई थी तब भी की थी। तो इसमें कई चीज़ें और वही अब आपके सामने है, बाकी आप अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। 18 सितंबर को अंकिता भंडारी गायब होती है, लेकिन उससे पहले की कहानी कुछ और है। अंकिता जब इस रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने गई, तब अंकिता भंडारी का एक दोस्त हुआ करता था। ये पूरी कहानी आपको पहले सुनाई है। और यहाँ जाने के बाद वो अपने दोस्त से लगातार कांटेक्ट में थी, वो बताती थी यहाँ कैसा है, ये है, वो है। फिर अंकिता भंडारी का वही दोस्त इस रिजॉर्ट में उससे मिलने आया। जब वो मिलने आया तो दोनों, ये पुलिस की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कहानी है वो आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ रिकॉर्ड पर है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है। तो जब वो आया तो दोनों जो के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, एक दूसरे को दोस्त थे, शायद प्यार भी था। तो उन दोनों को कहीं तन्हाई में इस गेस्ट हाउस के कुछ स्टाफ ने, जिनमें जो मालिक था इसका पुलकित आर्य, उसने भी देखा। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड चला गया। जब वो चला गया तो इन लोगों का नया गेस्ट हाउस ये खुला था, जस्ट कोरोना का काल चल रहा था उस वक्त, तो बिजनेस सब ठप था। तो इन्होंने देखा कि ये अंकिता भंडारी अपने दोस्त के साथ थोड़ी सी घुली मिली सी है, खुली हुई है। उनके दिमाग में शैतान जागा। उन्होंने कहा कि अगर इस गेस्ट हाउस में कुछ ख़ास मेहमान वीवीआईपी आए और अंकिता भंडारी उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा सर्विसेज दे दे, एक्स्ट्रा सर्विसेज का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, तो हमारा गेस्ट हाउस भी ठीक ठाक चल पड़ेगा। तो बॉयफ्रेंड के साथ अंकिता को जो भी जिस पल में इन लोगों ने देखा, उसके बाद इन्होंने अंकिता से बात की।
उन्होंने कहा कि अंकिता 19 सितंबर को 2022 एक वीवीआईपी आ रहे हैं और तुम्हें उन्हें एक्स्ट्रा सर्विसेज देना है। अंकिता भंडारी ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो लोग कुछ और सोच बैठे थे, जबकि वो उससे प्यार करती थी। अंकिता भंडारी ने ये बात बाकायदा अपने दोस्त को बताई कि ये जगह ठीक नहीं है, मैं शायद छोड़ दूँ, ये मुझे कुछ और समझ रहे हैं, ये मुझसे गलत काम करने के लिए कह रहे हैं। और मुझे याद है ये पूरी कहानी 2022 में अंकिता भंडारी के मर्डर केस के बाद मैंने वारदात में भी पूरी इसको बनाया था, क्योंकि वो बॉयफ्रेंड खुद मैसेजेस ऑडियो उसने सब दिया था और उसमें था आखिरी में अंकिता कह रही है कि लोग मुझसे गलत काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वो 19 तारीख को नेता को पहुंचना था, अंकिता ने मना कर दिया। इसके बाद 18 की शाम अंकिता 3 लड़कों के साथ, जिसमें ये पुलकित, मालिक और 2 स्टाफ, रिजॉर्ट से नहर किनारे ऋषिकेश में जो नदी है वहाँ पर स्कूटी पर घूमने जाते हैं। रात को आते हैं लौटकर। अब रात को जब लौट कर आते हैं तो पुलकित आर्या बाकी स्टाफ से कहता है अंकिता को उसके कमरे में खाना दे दो, खाना पहुंचा दो, ये सारी चीज़ें, वो खाना वाना पहुंचाने के सारी चीज़ें हो जाती हैं। सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो इधर फ्रेंड जो है अंकिता भंडारी का, वो फ़ोन कर रहा है। अंकिता फ़ोन नहीं उठा रही, उसे टेंशन हुई। उसने इसको फ़ोन किया, पुलकित और ये, क्योंकि वो मिल चुका था। उन्होंने कहा नहीं वो तो कमरे में थी, मैं देखता हूँ। अब सुबह हुई तो उसने देखा कि कमरे में नहीं। उसने कहा कि दोस्त से कि वो तो कमरे में है नहीं। दोस्त को फिक्र हुई, एक दिन पहले वो बता चुकी है लोग क्या करवाना चाहते हैं। उसने अंकिता के फैमिली को फ़ोन किया कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप ऋषिकेश जाइए। इस दौरान में जब ये हुआ तो कहा गया कि भाई आप जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाओ। तो पुलकित का चूँकि वो रिजॉर्ट था, इन लोगों ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की कि अंकिता कल रात तक थी, हम साथ गए थे और सुबह अपने कमरे में नहीं है। खैर इसके बाद पहले तो रिपोर्ट लिखी नहीं गई, बाद में दबाव बढ़ा तो फिर जो उस वक्त के हरियाणा उत्तराखंड के डीजीपी थे अशोक कुमार, उन्होंने बाकायदा इसमें रिपोर्ट कहा कि फ़ौरन दर्ज किया जाए। फिर एक एसआईटी की टीम बनाई, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जिसमें एक डीआईजी लेवल की लेडी अफसर को अपॉइंट किया गया। अब इसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिख ली गई। तफ्तीश शुरू हुई तो कुछ सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। जब कैमरे को खंगाला गया तो पाया यह गया कि 18 सितंबर की रात शाम पुलकित और उसके 2 दोस्त और अंकिता भंडारी 2 स्कूटी पे ये 4 लोग बैठकर निकलते हैं। फिर वहाँ जहाँ नहर तक गए उसमें भी कुछ कैमरे में कैद हुए। फिर इसके बाद जब रात को ये लौटते हैं तो अचानक सीसीटीवी कैमरे में पाया गया कि गए थे 4, लौट रहे थे 3। वापसी के सीसीटीवी फुटेज में अंकिता भंडारी गायब थी, सिर्फ 3 लड़के थे। अब पुलिस का दिमाग घुमा कि जब ये गए 4, लौटे 3, और फिर वो कह रहा रात को उसने कमरे में खाना भिजवाया, ये है, खाना किसके लिए भिजवाया, जबकि इनको पता है कि अंकिता इनके साथ लौटी नहीं है। और फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा रहा है, जबकि उसे पता है कि अंकिता साथ आई नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों शक के घेरे में है। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों से पूछताछ की। फिर उत्तराखंड पुलिस के हिसाब से तीनों ने एक ही स्टेटमेंट दिया और वो ये कहा कि हम गए थे और वहाँ उसके बाद अचानक वो नदी किनारे थी और हमने धक्का दे दिया और अंकिता नदी में गिर गई। बहाव तेज था, चली गई। अब ये इन तीनों का स्टेटमेंट था बकौल पुलिस। हालांकि पुलिस में दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य नहीं होता, लेकिन ये कहानी उत्तराखंड पुलिस की थी। इसके बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है। 6 दिन बाद 24 सितंबर को अंकिता भंडारी की लाश उस नहर के आगे कहीं एक जगह फंस गई थी, उससे बरामद हो जाती है। अब पुलिस उस वक्त ये सारी चीज़ें, दोस्त भी आ गया, उसने वीवीआईपी नेता का जिक्र किया, पुलिस से पूछता, उसने अपना बयान दिया था। तो उस वक्त के एसआईटी टीम का कहना था कि हमने वीवीआईपी नेता के एंगल से भी किया, 2-3 नाम आए, लेकिन इस वीवीआईपी नेता का नाम नहीं था, लेकिन उनका भी रोल हमें कुछ मिला नहीं। तो इन्हीं तीनों ने किया। ये तीनों अंकिता पर फोर्स कर रहे थे एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए, उसने इनकार किया, उससे मैंने धक्का दे दिया और वो मर गई। तो इन तीनों के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगा दिए और बाकी भी चार्जेस थे। और इसके बाद एसआईटी ने अपनी चार्जशीट पेश की, मुकदमा चला 3 साल तक। फिर मई 2025 में कोटद्वार की कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस की चार्जशीट पर पुलकित आर्य और उसके 2 दोस्तों को अंकिता भंडारी मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा दे दी। कहानी खत्म हो गई। उसके बाद अब 29 दिसंबर को 3 साल 8 महीने बाद और सज़ा के, उम्र कैद की सज़ा के 8 महीने बाद
ये ऑडियो वीडियो आया और वीवीआईपी का नाम फिर से सामने आया। इसी वीवीआईपी को लेकर, अब ये वो थे या कौन मुझे नहीं मालूम, अंकिता भंडारी के दोस्त ने तब भी पुलिस से कंप्लेंट की थी। एसआईटी ने भी कहा कि उसने वीवीआईपी नेता के एंगल से जांच की थी, लेकिन तब कुछ सबूत नहीं मिला। अब आज इतने ज़माने के बाद फिर से वीवीआईपी नेता का जिक्र आ रहा है। चीफ मिनिस्टर सफाई दे रहे हैं कि वो 10 से 20 सितंबर को था ही नहीं उत्तराखंड में। तो फिर सच्चाई क्या है? और दूसरा कि इन तीनों लड़कों को किस बेस पे पुलिस ने चार्जशीटेड किया और अदालत ने इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब यहाँ से कुछ कानूनी पहलू शुरू होता है। पहली चीज़, इन लड़कों ने जो तीनों ने किया, पहली चीज़ ये कि पुलिस को गुमराह किया। उन्होंने कहा 18 को हम गए थे, फिर रात को लौटे, अंकिता भंडारी कमरे में खाना खाई, सो गई, सुबह उठे तो वो नहीं थी, हमने रिपोर्ट लिखा थी। ये पहला पहलू। सीसीटीवी कहानी ये सुना रहा है कि ये चारों गए थे शाम को 18 सितंबर की, लेकिन लौटे 3, अंकिता नहीं थी। तीनों ने झूठ बोला, रात को खाना खिलाने के बाद झूठ बोला, और सुबह कि वो कहाँ गई तो ये झूठ बोला। इस झूठ के पीछे क्या है? जाहिर सी बात है, शक तो पैदा होगा। फिर पुलिस का कहना है कि तीनों ने हमसे पूछताछ किया और तीनों ने एक ही बयान दिया कि हमने उसको धक्का मार दिया था। चलें यहाँ तक ठीक। अब लेकिन सवाल आ रहा है कि जब अंकिता भंडारी का केस आया, और चूंकि ये रिजॉर्ट एक बीजेपी नेता का विनोद आर्य, उनके बेटे पुलकित आर्य, और तब वीवीआईपी नेता का नाम आया, मामला तूल पकड़ने लगा। ये हुआ कि सीबीआई को जांच दे दिया जाए। उस वक्त के एक पुलिस ऑफिशियल ने सीएम को ये मशवरा भी दिया था कि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, आप सीबीआई जांच की सिफारिश कर दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा किया नहीं और ये पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पर अगर आप आएँ तो मुझे डर इस बात का है कि ये केस अगर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो ये जो 3 लोग हैं पुलकित आर्य समेत, बहुत चांसेस हैं कि ये उम्र कैद की सज़ा से बरी हो जाएंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने कई कानून के जानकार, कुछ टॉप पुलिस ऑफिशियल, इन सब से बात की, उसके बाद आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। क्यों? तर्क और दलील दे रहा हूँ। पुलिस की कहानी के हिसाब से इन तीनों ने एक्स्ट्रा सर्विसेज की मांग की, अंकिता भंडारी ने मना किया। उसके बाद ये उसको पिकनिक के बहाने 18 सितंबर की शाम नहर या नदी के किनारे ले गए। फिर वापसी में झूठ बोला, हमारे साथ आई थी, सीसीटीवी कैमरे का इनके पास पुख्ता सबूत है कि वो नहीं आई थी, 3 ही थे। लेकिन कहानी शुरू होती है उस नदी या नहर किनारे। पुलिस ने तीनों के बयान तो ले लिए, लेकिन ये पूरी कहानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर खड़ी है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो है। उस नदी के किनारे 3 चीज़ें हो सकती थी। पहली, अंकिता भंडारी खुद नदी में कूद जाए, मतलब अपनी जान दे दे। दूसरी, वो नदी किनारे खड़ी हुई है और एक्सीडेंटली गिर गई। तीसरी, कि अंकिता भंडारी को सच में धक्का दिया गया जान से मारने के लिए। यही 3 ऑप्शन हो सकता है, चौथा तो इसमें कुछ है नहीं। कि वो खुद कूद गई, एक्सीडेंटली गिर गई पाँव फिसलने से, या फिर उसे किसी ने धक्का दिया। अब पुलिस की थ्योरी में यह है कि धक्का दिया गया। और पुलिस की थ्योरी क्यों है ये? वो इसलिए कि इन तीनों का बयान है पुलिस के हिसाब से। इन तीनों ने ये पुलिस कस्टडी में बात की, जिसको अदालत ने भी मान लिया। लेकिन वहाँ पे ना कोई सीसीटीवी है, ना कोई विटनेस है, और ना कोई ऐसा सबूत जो इस थ्योरी के सपोर्ट में स्ट्रांगली अदालत में डिफेंड कर सके क्या इन तीनों ने धक्का दिया। कोर्ट, हायर कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, क्योंकि आजकल एक फैशन है, लोअर कोर्ट जहाँ कोई मीडिया ट्रायल होता है या जो सुर्खियों में होता है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट देके अपना पल्ला साफ कर लेती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या होता है हम आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उत्तराखंड पुलिस की चार्जशीट में है कि इन तीनों ने धक्का देकर मारा, उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं, सिवाय ये कि पुलिस कह सकती है कि भाई ये चारों गए थे, 3 लौटे और इन्होंने झूठ बोला। ठीक है, ये इन्होंने झूठ बोला और गुमराह किया, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि इन तीनों ने ही धक्का दिया? क्योंकि वकील आपको पता है तिल का ताड़ बनाएंगे ऊपरी अदालतों में। न जाने ऐसे कितने केस में हुए, न वहाँ कोई सबूत न कैमरा। अब तीसरी चीज़ आती है कि चलो कोर्ट ने दे दिया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बयान पर, लेकिन जब ये 29 दिसंबर को ये सारी चीज़ें आई हैं
और अगर एक वीवीआईपी इसमें शामिल है जो 19 सितंबर को आने वाला था, जिसको अंकिता भंडारी ने खुद मेंशन किया है अपने दोस्त के फ़ोन पे, ऑडियो है उसका कि 19 को कि वीवीआईपी आने वाला था, मुझे ऐसे ऐसे कहा गया और ये जगह ठीक नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, मैं शायद छोड़ दूंगी। तो फिर अंकिता भंडारी की मौत इस 19 सितंबर वाले वीवीआईपी नेता से जाकर जुड़ता है कि क्या अंकिता भंडारी की मौत वाकई धक्का देने से हुई थी, या फिर इस वीवीआईपी नेता के 19 से पहले ही रिजॉर्ट में पहुंचने की भी कोई कहानी है? बहुत मुमकिन है। और क्या इसके एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना करने की वजह से उसी नेता के कहने पर अंकिता भंडारी को रास्ते से हटा दिया गया? अब आप थ्योरी पे थ्योरी कितनी भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसका फाइनल अंजाम पता नहीं है, तो यहाँ वकील लोग तो थ्योरी बनाते जाएंगे, कहानियाँ बनाते जाएंगे, और ये सारी अब कहानी होगी। लेकिन 29 दिसंबर वाले इस ऑडियो वीडियो से अब इसमें एक नया कैरेक्टर आया। इस नए कैरेक्टर को सामने लाकर बहुत मुमकिन है आने वाले वक्त में इस कोटद्वार के कोर्ट के फैसले पर इस नए एंगल की कहानी डालकर केस का रुख कहीं और कर दिया जाए। और दूसरा ये है कि अगर ये सोशल मीडिया पर ये बात सही है तो फिर कहानी तो कुछ और है। मतलब इसमें गुनहगार 3 नहीं बल्कि इसको ऊपर भी है। वो अगर वीवीआईपी नेता है तो हो सकता है उसके साथ कुछ और नाम भी आ जाए, और ये भी बहुत मुमकिन है कि फिर कुछ और नामों का खुलासा हो आने वाले दिनों में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जब पूरे उत्तराखंड में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस वीवीआईपी नेता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वो खुद हाईकोर्ट पहुंचकर इन सारे अपने नाम पे पब्लिश करने पे रोक लगवा देता है। खुद सीएम को आकर सामने ये मीडिया को कहना पड़ रहा कि भैया उसकी तरफ से कि वो 10 से 20 तो था ही नहीं, तो जब था ही नहीं तो वो कैसे कुछ करेगा। ये एक सीएम के कहने की बात नहीं हो सकती। सीएम को ये मामला कहना चाहिए कि आप पुलिस वाले इसको जांच करके बताएंगे। सीएम क्यों सफाई दे रहे हैं और दलील दे रहे हैं? क्या वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो पावरफुल शख्स है। तो जब ऐसी सिचुएशन है कि अभी से सब बचाने में लग गए, उसको क्लीन चिट देने में लग गए, तो फिर आप कहाँ से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकते हैं? और इसीलिए लोग मांग कर रहे हैं कि एक तो वीवीआईपी नेता को गिरफ्तार और मामले की जांच सीबीआई को दी जाए। अब क्या, जो 3 साल 8 महीने पहले एक टॉप पुलिस ऑफिशियल ने कहा था मुख्यमंत्री को कि ये सीबीआई को दे दीजिए केस, तब तो मिला नहीं, दिया नहीं है, फैसला आ चुका, 3 को उम्र कैद की सज़ा हो गई। क्या अब सीएम वापस इस केस को सीबीआई को सौंपने की बात सोचेंगे? 11 जनवरी को देहरादून बंद है, और बात सिर्फ देहरादून की नहीं है बल्कि पूरे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की छोटी छोटी जगहों पर अंकिता भंडारी को इंसाफ देने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, और उसमें एक बड़ी तादाद नौजवानों की है। अंकिता भंडारी के फादर ने खुद अपील की है कि उनकी बेटी को अधूरा इंसाफ ना मिले, पूरा इंसाफ मिले। अगर कोई वीवीआईपी है तो वो भी बेनकाब होना चाहिए। और उन्होंने भी अपील की कि 11 जनवरी की इस उत्तराखंड बंद को कामयाब बनाया जाए। दुकानदार, ट्रेड यूनियन, लीडर, अपोजिशन सभी इस बंद को कामयाब बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। तो अब गेंद उत्तराखंड सरकार के पाले में है। हालांकि इस एलिगेशन के बाद तो एसआईटी बना दी, लेकिन जो मांग हो रही है कि उस वीवीआईपी के लिए सीबीआई जांच कराओ, उस पर अभी सरकार खामोश है। बाकी आप लोग समझदार हैं। तो फिलहाल कहानी में इतनी ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अभय दिनकर, इनका बर्थडे है। थैंक यू अभय साहब, आपसे बातचीत भी हुई एंड हैप्पी बर्थडे। आज आपका दिन है, तो आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें भाई, यही मेरी दुआ है। साथ ही रिशांक बाना बिश्नोई, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिशांक। और ये भेजा है केशा राणा जी, दिनेश, जेडी बाना और अशोक गोदारा ने। तनीषा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तनीषा। और ये भेजा आदित्य ने। साथ ही फरहीन बानो, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फरहीन। और ये भेजा आकिब जमाल ने। इसके अलावा गुरिंदर कुमार, इनका भी, बल्कि गुरिंदर सिंह सॉरी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुरिंदर जी। और ये भेजा है गुरदर्शन साहब ने। श्वेतांगी शनुज, सॉरी ये थोड़ा सा मैं लेट पढ़ा मेल, लेकिन थैंक यू सो मच श्वेतांगी, आपके इस प्यार के लिए। आप इतनी कहानियाँ सुनती हैं
और थैंक यू ख़ासतौर पर शुभम शनुज जी जिन्होंने ये मेल लिखा था। शुभम की वाइफ हैं श्वेतांगी। तो बस थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए, और आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, यही मेरी दुआ है। तो इसी दुआ के साथ इस कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।